इस वीडियो में हम 1857 का विद्रोह के कारण के बारे में विस्तार से जानेंगे। 1857 का क्रांति क्यों हुआ और इसके तत्कालिक कारण क्या थे, सेना कहाँ कहाँ विद्रोह किया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मई और जून 1857 के बीच यह विद्रोह तेज़ी से फैल गया। मई और जून के आसपास 1857 में यह विद्रोह तेज़ी से फैला। ब्रिटिश सेना के सिपाहियों ने इस जन विद्रोह को शक्ति प्रदान की। ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने इस विद्रोह की शुरुआत की। 1857 के विद्रोह के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए हम यहाँ बंगाल सेना के सिपाहियों के असंतोष, औपनिवेशिक शासन के प्रभाव के बारे में विस्तार से विचार करेंगे। सेना का क्या इस विद्रोह में क्या भूमिका थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 29 मई 1857 को कलकत्ता के निकट बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने एक यूरोपीय अधिकारी की हत्या कर दी। विद्रोह की शुरुआत यहीं से हुई। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया, पर अगले कुछ सप्ताहों में सिपाहियों का असंतोष तेजी से प्रस्फुटित हुआ, मतलब फैल गया। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने अपने अफसर का कत्ल कर दिया और 11 मई को दिल्ली की ओर कूच किया, दिल्ली की ओर आगे बढ़ा। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय से 1857 की क्रांति का नेता बनने को अनुरोध किया। सिपाहियों ने मुगल बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता बनने के लिए अनुरोध किया था। बहादुर शाह द्वितीय इस समय अंग्रेज़ों का पेंशनर मात्र था, मतलब सिर्फ अंग्रेज इसे पेंशन देते थे, पेंशन, उसी पे वो अपना जीवन यापन करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग आधे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इन सिपाहियों में ज़्यादातर उत्तर पश्चिमी प्रदेश और अवध सूबे की उच्च जाति का प्रतिनिधित्व करते थे। इनमें से 1/3 सिपाहियों अवध प्रांत के थे। इस प्रकार उनका एक संगठित समूह था। उच्च जाति के लिए सिपाही पिछले कई वर्षों से यह महसूस कर रहे थे कि उनका सेवा शर्तों के कारण उनकी धार्मिक भावनाओं के लिए खतरा है। 1806 में पगड़ी के स्थान पर चमड़े की कलगी के प्रचलन से वेल्लोर में बलवा हुआ। दूसरा कारण, धार्मिक कारण, 1824 में बैरकपुर के सिपाहियों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह विदेश जाने से धर्मनाश का खतरा था। मतलब वो मानते थे कि वो अपने देश से बाहर जाएगा तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। सिंध भेजे जाने के विरोध में 1844 में बंगाल सेना में बलवा हुआ। सिंध को पार करना जाति का विनाश करना माना जाता था। 1857 की क्रांति के आसपास यह अफवाह भी उड़ी कि आटे में हड्डियों का चूर्ण मिला होता है। एनफील्ड राइफल जनवरी 1857 से इसे प्रयोग में लाया गया। में भरी जाने वाली कारतूस को भरने से पहले उसका पिछला हिस्सा दांत से निकालना पड़ता था। इसके बारे में यह बात तेज़ी से फैली कि कारतूस के इस हिस्से में सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। इससे सिपाहियों के भीतर यह भय समा गया कि उनका धर्म खतरे में है। इसके अतिरिक्त सिपाहियों में सेवा संबंधी शर्तों के कारण भी असंतोष था। ब्रिटिश लोग पैदल सिपाहियों को केवल 7 रुपये महीना वेतन मिलता था। जो पैदल चलते थे जो सिपाही, उनको सिर्फ 7 रुपये महीना मिलता था, और घुड़सवार को 27 रुपये महीना मिलता था, जिसमें वह अपनी वर्दी, भोजन, जानवर की देखभाल करनी पड़ती थी। पदोन्नति, पेंशन और सेवा शर्तों में प्रजातियों
भेदभाव अपनाया जाता था। अधिग्रहण से सिपाहियों की विदेश सेवा के लिए भत्ता की सुविधा समाप्त हो गई। सिपाहियों में यह भय भी समाया हुआ था कि पंजाब से जवानों की नियुक्ति से उनका असर कम हो जाएगा। औपनिवेशिक परिदृश्य मतलब औपनिवेशिक होने के कारण भारत में क्यों 1857 को एक नया विद्रोह के रूप में हुआ, इनके बारे में भी हम 1857 की क्रांति में क्या इसकी भूमिका रही, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। 1857 की क्रांति का विश्लेषण करने के लिए औपनिवेशिक शासन के स्वरूप को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे समाज के हर तबके के हितों की चोट पहुंचाई गई। उच्च प्रशासनिक पदों से भारतीयों को वंचित कर दिया गया। कई क्रांति दस्तावेजों में इस प्रजातीय भेदभाव की चर्चा की गई। ब्रिटेन से तैयार माल के आयात और भारतीय राज्यों के अधिग्रहण के कारण संरक्षण के अभाव के कारण शिल्पियों और हस्तकलाओं को काफ़ी धक्का पहुंचा। ब्रिटेन से जो माल आयात होता था भारत में, वो भारत में जो व्यापारी था उसको बहुत बड़ा धक्का मिला। भू राजस्व बंदोबस्त के कारण भूस्वामियों को भूमि से हाथ धोना पड़ा और ग्रामीण समाज पर भू निर्धारण का भारी असर पड़ा। प्रत्येक वर्ष राजस्व की बकाया राशि वसूल करने के लिए भूस्वामियों और किसानों के स्वामित्व अधिकारों को बेचा जाता था। कई स्थानों पर बनिया इस अधिकार को खरीद लेते थे, जिनका सीधा जमीन से कुछ लेना देना नहीं होता था और वे अक्सर बाहरी व्यक्ति होते थे। इन कारणों से औपनिवेशिक का सरकार की राजस्व और न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ लोगों में असंतोष का भाव गहराने लगा। 1857 के विद्रोह के स्वरूप पर विचार करते समय हम इन तथ्यों पर विचार करते हैं। 1857 के विद्रोह में एक बहस भी होती है कि यह विद्रोह वाकई में सिपाही विद्रोह था कि यह राष्ट्रीय संघर्ष या सामंती प्रतिक्रिया था। इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। 20वीं शताब्दी के छठे और 7वें दशक में इतिहासकारों के बीच एक बहस का मुद्दा रहा कि यह विद्रोह एक सिपाही बगावत थी, राष्ट्रीय आंदोलन था या सामंती प्रतिक्रिया का था। आइए इस बहस के प्रमुख तर्कों पर गौर करें। सिपाही बगावत भारतीय असंतोष को कम करके आंकने के लिए अंग्रेज इतिहासकार ने यह मत सामने रखा कि यह विद्रोह सिपाहियों की बगावत से ज़्यादा कुछ नहीं था। अतः उन्होंने इस विद्रोह को सिपाही बगावत का नाम दिया। इन इतिहासकारों ने निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला: ग्रीस लगे कारतूस का ब्यौरा, विद्रोही सिपाहियों की गतिविधियाँ, 1857-58 के बीच अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबाने के प्रयास। इसमें न केवल जनता की बगावत के तथ्य को छिपा दिया गया, बल्कि जन विद्रोह को कुछ सामंतों और राजाओं की स्वार्थपूर्ति का एक प्रयास बताया गया। समग्र रूप में इस दृष्टिकोण में उस औपनिवेशिक परिदृश्य की अवहेलना की गई जिसके कारण विद्रोह का जन्म हुआ। राष्ट्रीय संघर्ष या सामंती प्रतिक्रिया मतलब राष्ट्रीय संघर्ष थी या सामंती प्रतिक्रिया में क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के बाद 1857 के विद्रोह को इस संघर्ष की एक कड़ी के रूप में देखा जाने लगा और अब चर्बी लगे कारतूसों की अपेक्षा ब्रिटिश दमन को विद्रोह का प्रमुख कारण माना जाने लगा। 1902 में वीडी सावरकर की पुस्तक भारत के 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन छदे नाम से प्रकाशित हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में इस पर प्रतिबंध लगा रहा। इस विद्रोह के 100 वर्ष पूरे होने पर तथ्य संबंधी कई पुस्तकों में निम्नलिखित तर्क पेश किए गए। पहला तथ्य यह था कि इस विद्रोह में सुनिश्चित नीति का अभाव था, अतः यह व्याख्या कमजोर लगती है। दूसरा क्या था? इस विद्रोह के नेता राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नहीं थे, अतः इस विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना तथ्य को जरूरत से ज़्यादा खींचना प्रतीत होता है।
तीसरा तथ्य क्या था? 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता आंदोलन का उद्घोष नहीं था, बल्कि क्षीण हो रहे कुलीन तंत्र का अंतिम और सफल प्रयास था। दूसरी तरफ राष्ट्रीय शब्द के सीमित अर्थ में प्रयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया और यह कहा गया कि यह विद्रोह के साम्राज्य विरोधी रुख को तथा 1857-58 की हिंदू मुस्लिम एकता को कम करके आंकने का प्रयास है। हाल में एक मत सामने आया है कि यह विद्रोह अपने आप में राष्ट्रीय नहीं था, पर उसका राजनीतिक दृष्टिकोण केवल अपने इलाकों तक ही सीमित नहीं था। यह मान्यता भी सामने आई कि विद्रोहियों का उद्देश्य नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना था, बल्कि परंपरागत व्यवस्था मसलन पदानुक्रमण, संरक्षण और समानता की स्थापना करना था।